अच्छो। हाँ जी मालिक, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक डिस्कशन आज हमारा इस चार्ट रिवीजन का होगा रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पे बात करते हैं। पहली बात कर लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और वो कौन कौन से सेक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सेक्शन 6(1) इंपॉर्टेंट बनता है, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इसके बाद में आपका सेक्शन नंबर 9 इंपॉर्टेंट बनता है, दैट इज बिजनेस कनेक्शन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस। ये वो वाली चीज है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सेक्शन के मामले में 6(1) इज इंपॉर्टेंट और सेक्शन 9 इज इंपॉर्टेंट। ये दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। अब किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं हम पहले उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। पहला जो रेसिडेंशियल स्टेटस पे क्वेश्चन आता है वो आपको आता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। मतलब आपको बताएंगे इस दिन ये इंडिया में आया है या इस दिन इंडिया से गया है या इतने सर्टेन नंबर ऑफ डेज इंडिया के अंदर में है, तो बताओ इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको आता है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आता है, ये आरओआर है, आरएनओआर है, एनआर है और इसने ये पर्टिकुलर इनकम कमाई है, बताइए अगर ये आरओआर हुआ तो इंडिया में कितना टैक्सेबल, आरएनओआर और एनआर हुआ तो इंडिया में कितना टैक्सेबल। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आता है कि भैया एक पर्टिकुलर नॉन रेसिडेंट है, उसने इंडिया से इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनकम को अर्न किया है। यस, तो ये सेक्शन 9 पे बेस्ड होता है कि भैया एक नॉन रेसिडेंट है, उसने रॉयल्टी अर्न किया है, एफटीएस अर्न किया है या एनी अदर इनकम अर्न किया है, तो बताओ इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जो इसके ऊपर आता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो मेनली ये तीन टाइप के क्वेश्चन है। और चौथा जो रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा पूछना चालू किया है, एसएससी को एनआर बताया जाता है और एनआर को ये इनकम आई है, तो बताओ इंडिया में कितना टैक्सेबल है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये चार टाइप के क्वेश्चन है जो आपको इस चैप्टर के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। मेजर फोकस कहाँ होना चाहिए? मेजर फोकस आपका होना चाहिए सेक्शन 6(1) के ऊपर, फिर सेक्शन 9 के ऊपर। सेक्शन 9 भी बहुत बड़ा है। इस सेक्शन 9 के अंदर में भी आपका फोकस होना चाहिए बिजनेस कनेक्शन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस के ऊपर। ये अगर आपने कर लिया तो मोटे मोटे तौर पे आप मान करके चल लो कि हाँ, आपने पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा जी, अब इस टॉपिक का अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा। जब भी आप ये चार्ट रिवीजन करेंगे उसके बाद आपको जाना है क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या फिर रेगुलर लेक्चर के अंदर में जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो आपको क्या करने हैं, पर्टिकुलरली सॉल्व करने हैं, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो आपके साथ कंप्लीट किया है हुआ मैंने। क्लियर है मालिक? चलिए बढ़ते हैं आगे। ये चार्ट के ऊपर या आपको इस चैप्टर में सेक्शन की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं। देखो, अगर इस चैप्टर पे आपको बहुत ज्यादा मार्क्स लाने होंगे ना, तो सबसे पहले आपको सेक्शन 6 पढ़ना चाहिए। ये वही बात है जो मैंने आपको लेक्चर में भी बताई थी कि सबसे पहले आपने सेक्शन 6 पढ़ना चाहिए। सेक्शन 6 के बाद आपने सेक्शन 5 पढ़ना चाहिए, फिर आपने 7 पढ़ना चाहिए, फिर 8 पढ़ना चाहिए और फिर 9 पढ़ना चाहिए। मतलब अगर इस चैप्टर को आपको दिमाग में नहीं दिल में उतारना है तो सीक्वेंस ये होनी चाहिए 6, 5, 7, 8, 9। इस तरीके से सीक्वेंस रखोगे तो ये चैप्टर आपको हमेशा मदद करेगा। और जैसा कि आप जानते हैं चार्ट बिल्कुल कम पेजेस के अंदर में बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देता है। और ये वीडियो अगर आपको वैल्यू क्रिएट करता है तो आप यहाँ पे लाइक करके जाएंगे और अपने दोस्तों को भी ये जरूर शेयर करेंगे। ठीक है मालिक? चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस के कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। सर, रेसिडेंशियल स्टेटस जो है ये हर कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए डिटरमाइन की जाती है। सो इट इज डिटरमाइंड फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ पर्सन। रेसिडेंशियल स्टेटस आपको प्रीवियस ईयर के लिए डिटरमाइन करना पड़ता है, क्योंकि इनकम आप प्रीवियस ईयर की कंप्यूट कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या रेसिडेंशियल स्टेटस ईयर बाय ईयर चेंज हो सकता है? आंसर इज यस, रेसिडेंशियल स्टेटस ईयर ऑन ईयर चेंज हो सकता है। क्या एक व्यक्ति एक ज्यादा कंट्री में एक टाइम पे रेसिडेंट हो सकता है? आंसर इज यस। रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ डेज, आप कितने दिन रहते हैं। अब नंबर ऑफ डेज, सर्टेन नंबर ऑफ डेज आप अगर इंडिया में एंड पाकिस्तान में दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आप दोनों की जगह रेसिडेंट हो सकते हैं एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। क्या सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस एक ही चीज है? आंसर इज नो, ये दोनों अलग अलग चीज है। सिटीजनशिप इज बाय बर्थ और टेकिंग द प्रोसीजरल एस्पेक्ट। रेसिडेंशियल स्टेटस आप किसी कंट्री में सर्टेन नंबर ऑफ डेज रहते हैं उस वजह से आपको मिलने वाला स्टेटस होता है। अब ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है कि रेसिडेंट है या नहीं है? देखिए, इंडिविजुअल या कंपनी के केस में ये डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वो प्रूव करके दे ये आदमी रेसिडेंट नहीं है। बाकी हर केस में जनरली वो क्या माना जाता है? रेसिडेंट ही माना जाता है। ठीक है सर। अब जनरली आप देखेंगे कि इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस किस तरीके से निकाला जाता है। अब ध्यान से सुनिए, एक इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं, जो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 6(1) की, यस, तो हम सबसे पहले इंडिविजुअल का ही रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल देते हैं। हम इंडिविजुअल का ही रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। यहां पे आप मेरे साथ लिखेंगे
सेक्शन 6(1) इंडिविजुअल, ठीक। इंडिविजुअल का ही रेसिडेंशियल स्टेटस अगर हम निकालें तो एक इंडिविजुअल को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, या तो वो रेसिडेंट हो सकता है या तो वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है। तो 6(1) इंडिविजुअल या तो वो रेसिडेंट हो सकता है या तो वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है, राइट। अब रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कैसे डिटरमाइन होगा? सर्टेन नंबर ऑफ डेज पे। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, एनी वर्ड लिखा है यहाँ पे, अगर दोनों में से वो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। कौन सी दो कंडीशन है? पहला, ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर के अंदर में वो एटलीस्ट 182 डेज या उससे ज्यादा रहता है तो वो क्या माना जाएगा? रेसिडेंट माना जाएगा। अच्छा, क्या यहाँ पे कंटिन्यूस स्टे इंपॉर्टेंट है? आंसर इज नो। कंटिन्यूस 182 डेज रहने की जरूरत नहीं है। क्या एक ही प्लेस पे रहना है? कंटिन्यूस स्टे एट वन प्लेस चाहिए? द आंसर इज नो। वो किसी भी तरीके से रह सकता है। 182 डेज उसको कुल मिलाकर के प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट रहना है। यस, so he stays in India for 182 days or more in previous year, or 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year. At least 60 days previous year के अंदर में रहे and 365 days 4 previous preceding years के अंदर में रहे तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। अब यहाँ पे जो ये 4 previous preceding year लिखा है ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? कंटिन्यूअस 4 previous preceding year होना चाहिए। सो 182 डेज वाली कंडीशन या तो उसको सेटिस्फाई करनी है या फिर एटलीस्ट 60 डेज एंड 364 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बन जाएगा। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ठीक है, नहीं तो वो कौन बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। इफ इंडिविजुअल डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन देन स्ट्रेट अवे हम उसको कहां क्लासिफाई करेंगे? नॉन रेसिडेंट के अंदर में क्लासिफाई करेंगे। सो एक इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेसिडेंट हो सकता है। रेसिडेंट बनने के लिए उसको दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। अब जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करते हैं तो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, जो एक्सेप्शंस भी हम लोगों को पढ़ लेने चाहिए। क्या एक्सेप्शंस है सर? सबसे पहला आता है, तीन व्यक्तियों के लिए, तीन लोगों के लिए रेसिडेंट का मतलब है ओनली 182 डेज। दैट इज फॉर दीज 3 पीपल, अगर आप एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहते हैं तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। मतलब इन तीन लोगों के लिए वो जो 60 डेज वाला कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा जी, कौन से तीन लोग हैं? पहला, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो 182 डेज है इंडिया में तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। यस, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आप मॉड्यूल देखेंगे या हमारे नोट्स देखेंगे तो उसके अंदर में आपको एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा दैट विजय इज लीविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट एटसेट्रा एंड ही इज लिविंग ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। अब आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है कि क्या जितने दिन वो इंडिया में है वो 182 है तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। क्लियर है? तो पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज resident if he stays in for 182 days or more, else he remain non-resident। पहला, person living India for employment। दूसरा, ship crew member। तीसरा, person of Indian origin। हम इसे POB कहते हैं, PIO। हम इसे क्या कहते हैं बेटा? POB कहते हैं, that is person of Indian origin। तो ध्यान से सुनिएगा, तीन लोग, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा शिप क्रू मेंबर, तीसरा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये तीन लोग अगर 182 डेज इंडिया में है तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? कोई भी व्यक्ति को हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या PIO तब कहते हैं जब वो पर्सन या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए होंगे। तो विजय या विजय के पेरेंट्स या विजय के ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए होंगे तो हम उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। तो पर्सन इज डीम्ड टू बी अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ईदर ही और his parents or any of his grandparents was born in undivided India। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछते तो आपने इतना दिमाग नहीं लगाने का यहाँ पे। क्लियर है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आपको डायरेक्टली दिया जाता है। ओके सर। सो तीन लोग, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, शिप क्रू मेंबर और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर ये तीन लोग 182 डेज है रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे। अब देखिए, एक इशू होता था, वो इशू होता था शिप क्रू मेंबर के साथ कि शिप क्रू मेंबर्स के नंबर ऑफ डेज किस तरीके से डिटरमाइन किए जाएं। ये जो शिप क्रू मेंबर है ये इंडिया में, इंडियन वाटरवेज में है या इंडियन वाटरवेज में नहीं है, ये कैसे डिसाइड किया जाए, इसको लेकर के बहुत ज्यादा इशू होता था। तो इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट ने कस्टम डिपार्टमेंट से पूछा कि क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि आप हमें सर्टिफाई करके दे सकते हैं हाँ ये इंडियन वाटरवेज में है या इंडियन वाटरवेज में नहीं है।
तब से एक कॉन्सेप्ट डीटी के अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का। ये कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए, जो शिप क्रू मेंबर्स होते हैं ना, इनको कस्टम एक्ट के तहत एक सर्टिफिकेट मिलता है दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज दे आर इन इंडिया, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज दे आर इन इंडिया, बराबर है। अगर ये नंबर ऑफ डेज इंडिया के अंदर में जो वो है वो 182 है तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। पर ये जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है ये सर्टिफाई नहीं करता कि आप इंडिया में हैं या नहीं, ये सर्टिफिकेट ये सर्टिफाई करता है कि आप कितने दिन आउटसाइड इंडिया में हैं। मतलब बैलेंस नंबर ऑफ डेज कहां माना जाएगा? इंडिया में माना जाएगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए अगर कोई शिप क्रू मेंबर है, लेट्स से विजय इज अ शिप क्रू मेंबर, और विजय क्या करता है, विजय के पास कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है और इस सर्टिफिकेट में लेट्स से लिखा हुआ है 60 डेज। तो कैलकुलेशन आपको पता है कैसे किया जाएगा? जनरली साल में कितने दिन होते हैं? 365, लीप ईयर के केस में 366। इसमें से लेट से कितने दिन कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में लिखा है कि वो आउटसाइड है? 60, ये माइनस किया जाएगा, बचता कितना है मालिक? 305। ये 305 क्या है? मोर देन 182 डेज है। आंसर इज यस। तो वो क्या मान लिया जाएगा? रेसिडेंट मान लिया जाएगा। मतलब जितना पीरियड कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में लिखा है इसे आपको क्या करना है? माइनस करना है जब आप नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं इंडिया के अंदर में। बाकी नंबर ऑफ डेज हम इंडिया में अज्यूम करते हैं, इसमें से जितना पीरियड वो आउटसाइड इंडिया है, और ये सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? कस्टम एक्ट, राइट। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, उतना माइनस कर दो। बैलेंस अगर 182 के ऊपर है, रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। So while continuing the number of days, या while counting the number of days in India for a ship crew member, period mentioned in CDC should be ignored. उतना पीरियड क्या किया जाएगा? इग्नोर किया जाएगा। यहाँ इग्नोर करने का मतलब क्या है? आपको नंबर ऑफ डेज इन इंडिया से उसको क्या करना है? माइनस करना है। बैलेंस अगर 182 या उससे ऊपर है तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। खत्म। तो चलिए वापस आते हैं, एक पर्सन को क्या माना जाता है सर? रेसिडेंट माना जाता है अगर दोनों में से एक कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है। पहला, he stays in India for 182 days or more in previous year। दूसरा, at least 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year। तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बन जाएगा। तीन लोगों के लिए रेसिडेंट का मतलब है ओनली 182 डेज। पहला, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, शिप क्रू मेंबर। तीसरा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। शिप क्रू मेंबर के लिए उतना पीरियड जितना सीडीसी में लिखा है उतना हम क्या कर देंगे सर? माइनस कर देंगे। क्लियर है मालिक? अब यहां से बढ़ते हैं आगे। सिर्फ रेसिडेंट होने से काम नहीं चलता, इन्हें क्या करना पड़ता है सर? फर्दर क्लासिफाई करना पड़ता है आरओआर या आरएनओआर के अंदर में। तो सिर्फ रेसिडेंट होने से काम नहीं चलता, मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए और इसे आरओआर या आरएनओआर में क्लासिफाई करें। सर हम ये क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी टोटल इनकम तब तक कंप्यूट नहीं हो सकती जब तक कि आप रेसिडेंशियल स्टेटस ना डिटरमाइन कर लो दोस्त। तो जब तक आपका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन नहीं होगा तब तक कि आपका क्या नहीं हो सकता? टोटल इनकम कंप्यूट नहीं हो सकती। तो ऐसे केस में हम एक रेसिडेंट होने के बाद उसे फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू आरओआर और आरएनओआर। आरओआर या आरएनओआर में हम इसे क्या करते हैं मालिक? फर्दर क्लासिफाई करते हैं। आरओआर का मतलब होता है रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। आरएनओआर का मतलब होता है रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। आरओआर बनने के लिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है और यही चीज लिखी है सेक्शन 66 के अंदर में। सेक्शन 66 आपको आरओआर की दोनों कंडीशन को प्रोवाइड करता है। क्या कंडीशन है सर? पहली कंडीशन, बोथ कंडीशन को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कैसी बेटा? बोथ कंडीशन को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1, ही इज रेसिडेंट इन एनी 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। क्या वर्ड लिखा है? एनी 2। 10 में से कोई भी 2 साल में आप रेसिडेंट होने चाहिए, और रेसिडेंट होने की कंडीशन क्या है? दोनों में से कोई भी एक। तो कोई भी 10 साल में से 2 साल आप रेसिडेंट बन जाएं तो आपको हम आरओआर में क्लासिफाई कर देंगे। 10 में से कोई भी 2 साल अगर आप रेसिडेंट बन जाते हैं तो हम आपको क्या क्लासिफाई करेंगे? आरओआर। एंड क्या लिखा है बेटा? एंड ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। और इंडिया में एटलीस्ट उनको कितने दिन रहना है? 730 डेज और मोर इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। 730 डेज और मोर इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। 7 साल में से 730 डेज एटलीस्ट आपने कहां रहना है? इंडिया के अंदर में रहना है। अगर ये दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई कर देते हैं दोस्त तो आप क्या माने जाएंगे? आरओआर माने जाएंगे। यस। चलो वापस से कंडीशन को देखो। कंडीशन क्या बोलती है? कंडीशन बोलती है कि भैया ही मस्ट बी रेसिडेंट फॉर एनी 2, क्या बोल रहा है वो? एनी 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एंड ही इज इन इंडिया फॉर 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। राइट। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रेसिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज वो क्या माना जाएगा सर? आरएनओआर की तरफ बढ़ जाएगा। सो अगर आरएनओआर कब माना जाएगा?
अगर वो एक नॉन रेसिडेंट हो जाता है 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि ROR बनने के लिए तो 2 आउट ऑफ 10 इंडिया में चाहिए, तो 9 आउट ऑफ 10 अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो वैसे ही वो RNOR है। दूसरा, अगर वो इंडिया में 729 डेज या उससे कम है तो वो वैसे ही RNOR हो गया, क्योंकि एटलीस्ट ROR बनने के लिए उसको कितने दिन रुकना था इंडिया में? 730 डेज रुकना था। एटलीस्ट कितने दिन रुकना था इंडिया में? 730 डेज रुकना था एवरीबॉडी। यस, एटलीस्ट 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। तो जैसे ही आप 729 डेज करोगे, आप क्या बन गए? RNOR बन गए। क्लियर है मालिक? तो चलो, सबसे पहले वो रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट होने के बाद वो फर्दर क्लासीफाई किया जाएगा, या तो ROR में क्लासीफाई किया जाएगा या तो RNOR में क्लासीफाई किया जाएगा। ROR में क्लासीफाई करना है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहले कंडीशन क्या है? ही इज रेसिडेंट in 7 out of 10 previous preceding year and stays in India for 730 days in 7 previous preceding year। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो बन जाएगा ROR, अदरवाइज वो बन जाएगा RNOR। क्लियर है मालिक? ये बहुत बढ़िया। यहाँ की दो और कंडीशन है, हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो, पर्सन जो इंडिविजुअल है हम उसे ROR या RNOR में क्लासिफाई करते हैं। अब इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है डीम्ड रेसिडेंट का। और डीम्ड रेसिडेंट के साथ साथ कुछ इंडियन सिटीजनशिप के लिए भी रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम थोड़ा बहुत हिस्ट्री तो आपको साथ साथ में बताते ही हैं। यस, तो ये हिस्ट्री मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। निर्मला सीतारमण जी ये देख रही थी कि कई इंडियन सिटीजन हैं, राइट, जो ऐसे तो आउटसाइड इंडिया वो इंडिया के अंदर में आते ही आते हैं। जैसे बहुत सारे भारतीय मूल के निवासी पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं। यस और नो? अब ये इंडिया के अंदर में आते हैं और क्योंकि वो इंडिया से कनेक्टेड है तो उनका कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता ही था। अब ऐसे केस में क्या हो जाता था कि वो लोग सर्टेन नंबर ऑफ डेज इंडिया में आ रहे थे या सर्टेन इनकम वो कमा रहे थे, तो ऐसे केस में वो जबरदस्ती में रेसिडेंट बन जाते थे, जबकि वो रहते आउटसाइड इंडिया ही है। तो ऐसे केस में उनको ईज करने के लिए कुछ और प्रोविजंस बनाए गए। ये प्रोविजंस किसके लिए है? ये प्रोविजंस इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए है हु इज आउटसाइड इंडिया, बट कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट। वो इंडिया में सिर्फ विजिट करने के लिए आते हैं। लेट्स से अपने रिलेटिव से मिलने आते होंगे, अपने घर पे आते होंगे दिवाली या क्रिसमस वैकेशंस के ऊपर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये लॉ किसके लिए है? ऐसे इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए है हु इज आउटसाइड इंडिया, जो ऐसे तो आउटसाइड इंडिया में है बट वो इंडिया में काय के लिए आ रहे हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ विजिट करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए ये लॉ है। अगर मान लो वो इंडिया में विजिट करने के लिए आते हैं और उनकी इनकम 15 लाख रुपए तक की है, कहां से? इंडियन सोर्सेस से। इंडियन इनकम, कौन सी इनकम की हम बात कर रहे हैं बेटा? इंडियन इनकम उनकी कितनी है? अप टू 15 लाख रुपीज तक के है। तो इनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाएगा? दे वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ दे स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज और मोर। तो लेट्स से विजय कहां रहता है? लेट्स से विजय थाईलैंड के अंदर में रहता है और विजय इंडिया में आता है और इंडिया से इनकम भी कमाता है, कोई सोर्स की इनकम जो इंडिया से कमाई गई हो, इंडियन इनकम की हम बात कर रहे हैं। विजय की थाईलैंड वाली इनकम यहाँ कंसिडर नहीं होगी, विजय की सिर्फ इंडिया वाली इनकम यहाँ पे कंसिडर होगी। तो विजय की इनकम अगर इंडिया से कौन सी आती है बेटा? अप टू 15 लाख रुपीज आती है, तो विजय को इंडिया में तभी रेसिडेंट माना जाएगा जब विजय एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में क्या कर ले? स्पेंड कर ले। अदरवाइज वो स्ट्रेट अवे क्या है? नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाता है। अब ये लॉ क्यों लाया होगा? सोच के देखो, विजय ऐसे तो इंडियन सिटीजन है लेकिन थाईलैंड में शिफ्ट हो चुका है। अब साल में 2 बार विजय इंडिया के अंदर में आता था। दिवाली पे आता था, न्यू ईयर पे आता था, क्रिसमस पे आता था और कोई और फंक्शन पे आता था। 60 डेज वाला कंडीशन लाने के चक्कर में ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाते थे? रेसिडेंट बन जाते थे। अब वो व्यक्ति जो अब इंडिया में है ही नहीं, उसको 60 डेज वाला कंडीशन देके आप कर भी क्या लोगे? इसीलिए वो 60 डेज वाला हटा दिया। इनको बोला कि देखो, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, ऐसे आउटसाइड इंडिया हो और इंडिया में से विजिट करने आते हो और ऐसे केस में आपका इंडिया से इनकम भी आता है 15 लाख रुपए तक के, आपको हम रेसिडेंट तभी मानेंगे जब आप एटलीस्ट 182 डेज इंडिया के अंदर में होंगे। तो क्वेश्चन बैंक के अंदर में मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन भी रखा है, जरूर चेक करिएगा। दूसरा, अगर इनकम उनकी 15 लाख के बियॉन्ड आ रही होगी तो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस दो कंडीशन से निकलेगा। अगर उनकी इनकम 15 लाख के बियॉन्ड आ रही होगी तो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस दो कंडीशन से निकल सकता है, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या वर्ड लिखा है? एनी। दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर दिया तो रेसिडेंट माना जाएगा। क्या क्या कंडीशन है? पहला, ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। बेसिक कंडीशन 182 डेज है, उससे ज्यादा है तो रेसिडेंट तो मान ही लिया जाएगा। दूसरा, 120 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year। 120 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year। क्या बोला उन्होंने?
120 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year. जनरल रूल क्या था? हमारा जनरल रूल था 60 days in previous year. लेकिन ऐसे इंडियन सिटीजन who is outside India and coming to visit in India and earning more than 15 लाख from an Indian source. कौन सी इनकम? 15 लाख. इंडियन इनकम अगर 15 लाख से ऊपर है तो उनको 60 की जगह कितना कर दिया गया है? 120 डेज कर दिया गया है. अब लॉ ने एक और बात कही इन लोगों के लिए. मान लीजिए अगर वो 120 दिन से कम आते हैं तो स्ट्रेट अवे उनको एनआर में क्लासिफाई करना है. 120 डेज से 182 डेज में आते हैं तो उसे आरएनओआर में क्लासिफाई करना है, और 182 डेज से ऊपर आ रहे हैं तो आरओआर या आरएनओआर हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी. मतलब 120 डेज से नीचे ही आ रहे होंगे तो स्ट्रेट अवे एनआर में क्लासिफाई कर दो. 120 डेज से लेके 182 डेज तक के आ रहे होंगे तो हम उसे आरएनओआर में क्लासिफाई करते हैं, और 182 डेज से भी कम में आ रहे हैं तो हम उसे 182 डेज से भी ज्यादा आ रहे हैं तो हम उसे, डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, उस पर क्लासिफाई करते हैं. इसीलिए आरएनओआर की थर्ड कंडीशन देखिए कि इसे इंडियन सिटीजन और पीआईओ जिसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा आ रही है एंड इंडिया में 120 डेज से ज्यादा और 182 डेज तक के क्या करता है? स्टे करता है, तो हम उसे स्ट्रेट अवे कहाँ क्लासिफाई कर देते हैं? आरएनओआर के अंदर में क्लासिफाई कर देते हैं. क्लियर है मालिक? तो चलो वापस से, अगर कोई इंडियन सिटीजन है हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू विजिट इन इंडिया, 15 लाख तक के कमा रहे होंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट होगा अगर वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में है तो. इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया कमिंग टू विजिट इन इंडिया, अर्निंग मोर देन 15 लाख फ्रॉम इंडियन सोर्सेस, 182 days or more in previous year or 120 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year, वो क्या माना जाएगा? रेसिडेंट माना जाएगा. 120 डेज से कम है, सीधा एनआर में क्लासिफाई कर दो. 120 से 182 है, आरएनओआर में क्लासिफाई कर दो. 182 के ऊपर है, आप आरओआर या आरएनओआर कैलकुलेट करो. क्या मालिक? चलिए, अब ये लॉ किसके लिए था मालिक? ये लॉ था इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए. इसी से कनेक्टेड एक और लॉ है, वो है डीम्ड रेसिडेंट नाम का कॉन्सेप्ट जो सेक्शन 61 के अंदर में दिया है. यस, डीम्ड रेसिडेंट नाम का कॉन्सेप्ट जो सेक्शन 61 के अंदर में दिया है. अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है और 6 से ही कनेक्टेड है. सुनिएगा क्या है सर. ये पर्टिकुलर लॉ सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, नॉट फॉर पीआईओ. इसमें पीआईओ कवर नहीं होता, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है. ठीक है, तो अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, who is outside India and coming to visit in India and earning more than 15 lakh from Indian sources and not liable to pay tax anywhere in the world. तो क्या होता था? होता ये था कि कई इंडियन सिटीजन्स थे जो अफोर्ड कर सकते थे, वो लोग क्या करते थे? मल्टीपल कंट्री हॉप करते थे. मतलब वो पहले इंडिया में रहेंगे, फिर पाकिस्तान में रहेंगे, फिर मलेशिया में रहेंगे, फिर चाइना में रहेंगे, ऐसे मल्टीपल कंट्री हॉप करते थे और किसी भी जगह पे रेसिडेंट होने के कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करते थे. इससे होता क्या था? दे वेर नीदर लाइबल टू पे टैक्स इन इंडिया, दे वेर नॉट लाइबल टू पे टैक्स आउटसाइड इंडिया. इन ऑर्डर टू कवर दिस पीपल इनटू द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, निर्मला दीदी ने कहा इफ ही इज एन इंडियन सिटीजन अर्निंग मोर देन 15 लाख फ्रॉम इंडिया and he is not liable to pay tax anywhere in the world, हम उसे अपना बनाएंगे, हम उसे रेसिडेंट मानेंगे. यस, मतलब अगर वो कहीं भी और टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है तो इंडिया में वो इंडियन सिटीजन डीम्ड रेसिडेंट के कैटेगरी में आ जाएगा. और फर्दर क्लासिफाई करते हुए कहा कि अगर ये डीम्ड रेसिडेंट बन जाता है तो वो स्ट्रेट अवे आरएनओआर में क्लासिफाई हो जाएगा. अगर वो डीम्ड रेसिडेंट बन जाता है 61A के हिसाब से तो वो डीम्ड रेसिडेंट क्या हो जाएगा? आरएनओआर में सीधा क्लासिफाई हो जाएगा. चेक करिए. If he is an individual being citizen of India and his total income other than foreign income, मतलब जो इंडियन इनकम है वो कितने से ऊपर होनी चाहिए? 15 लाख से ऊपर होनी चाहिए. shall deem to be resident in India in that previous year if he is not liable to pay tax in any other country or territory. अगर वो किसी और कंट्री और टेरिटरी में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है तो वो इंडिया में लायबल हो जाएगा by reason of domicile, resident, etc. If a person is deemed resident as per 61A तो वो क्या बन जाएगा सर? RNOR में स्ट्रेट अवे क्लासिफाई हो जाएगा. तो यहां देखिए RNOR का लास्ट पॉइंट यही है, अगर वो डीम्ड रेसिडेंट बन जाता है तो वो स्ट्रेट अवे RNOR में क्लासिफाई हो जाएगा. तो RNOR की कितनी कंडीशन हो गई? 4 कंडीशन हो गई. पहला, अगर वो 61 की कंडीशन 66 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब ही इज नॉन रेसिडेंट फॉर 9 out of 10 years. दूसरा, he is staying in India for 729 days or less.
तीसरा, ही इज एन इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अर्निंग मोर देन 15 लाख इन इंडिया, स्टेइंग बिटवीन 120 डेज एंड 182 डेज। और चौथा, अगर वो डीम्ड रेसिडेंट है 61A के हिसाब से तो भी वो RNOR में क्लासिफाई हो जाएगा। यस, तो एक इंडिविजुअल को अगर हम ध्यान से देखें, एक इंडिविजुअल का क्लासिफिकेशन क्या है, पहले उसे रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट में क्लासिफाई करो, रेसिडेंट में क्लासिफाई करने के बाद आप इसे ROR RNOR के अंदर में क्लासिफाई करो, राइट, और उस हिसाब से क्या निकलेगा, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकलेगा। क्लियर है? चेक करो एक बार फट से। है ना बेटा? चलो दोस्तों, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस किस तरीके से निकलता है। तो सबसे पहले हमने 6.1 किया, अब हम करने जा रहे हैं 6.2, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। अब देखो HUF के केस का जो एग्जांपल है, जेन्युइनली ये कभी पूछता नहीं है। लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड एग्जाम ओरिएंटेड गाइस, पूछता ही नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। मतलब अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसी भी HUF का होली या पार्टली भी इंडिया में सिचुएट किया जाता है तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। अब ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन कहां लिए जाते हैं? अगर HUF का डिसीजन होली इंडिया में लिए जाते हैं या पार्टली भी इंडिया में लिए जाते हैं तो रेसिडेंट है। तो 99% आप सीधे ही बोलोगे ना रेसिडेंट है। 10 में से अगर एक डिसीजन भी इंडिया में आ गया तो वो हो गया ना पार्ट ऑफ द डिसीजन इन इंडिया, ऐसे ही आप कौन बन गए? रेसिडेंट। इसलिए मोस्टली HUF को रेसिडेंट माना जाता है। पिछले 10 साल और 20 अटेम्प्ट में इस पर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ना CA एग्जाम में, ना CA एग्जाम में, ना CA में एग्जामिनेशन में, ना फाइनल लेवल पे, ना इंटर लेवल पे, कभी नहीं पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया तो वो क्या बन जाता है? नॉन रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे इंडिविजुअल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ROR RNOR में, ठीक उसी तरीके से HUF इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू ROR RNOR, बट विद अ ट्विस्ट। इफ कर्ता सेटिस्फाई 6.6 कंडीशन कौन सी थी? ये वाली कंडीशन 6.6 की कंडीशन थी, ठीक है। अगर कर्ता 6.6 को सेटिस्फाई करता है तो होल HUF इज क्लासिफाइड इनटू ROR। इफ कर्ता डू नॉट सेटिस्फाई 6.6, होल HUF इज RNOR। मतलब HUF के केस में ROR या RNOR का क्लासिफिकेशन कर्ता डिसाइड करता है। मतलब कर्ता अगर इंडिया में 6.6 की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, द HUF इज क्लासिफाइड एज ROR। इफ द कर्ता डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ 6.6, the HUF will be RNOR। तो HUF को भी हम ROR RNOR के बेसिस पे क्या करते हैं दोस्त? क्लासिफाई करते हैं वो भी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ओनली इंडिविजुअल इन HUF could be classified as ROR RNOR, rest all other person is either resident or non-resident। Are you getting the point? ये लाइन आपको MCQ में पूछेंगे, पहले ही बता रहा हूं। ओनली इंडिविजुअल इन HUF can be classified as ROR RNOR, else all other person are either resident or non-resident। क्लियर मालिक? चलिए, अब 6.1 डन हो गया, 6.2 डन हो गया, मैं सीधा 6.4 पे जा रहा हूं। 6.3 बाद में करते हैं, पहले हम 6.4 पे जाएंगे। 6.4 क्या कहता है? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर। 6.1 इज फॉर इंडिविजुअल, 6.2 इज फॉर HUF, 6.3 इज फॉर कंपनी, 6.4 इज फॉर अदर। तो हम 6.3 को बाद में कर रहे हैं, पहले 6.4 को कर रहे हैं, ठीक है। 6.4 मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर। अदर्स में कौन आया? इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, कंपनी हट गया, मतलब फर्म, AOP, BOI, AJP, वो सब इसमें क्लासिफाई हुए। बड़ा ही सिंपल है, कट कॉपी पेस्ट जो हम लोगों ने कहां पढ़ा है? HUF में पढ़ा है। अगेन एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, पिछले 10 साल 20 अटेम्प्ट में कभी नहीं आया है, ना CA एग्जाम में, ना CMA एग्जाम में। चलिए फोकस करिए। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है तो वो रेसिडेंट है, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट है। तो 10 में से अगर एक डिसीजन भी पार्टनरशिप फर्म का इंडिया में हो जाता है तो मालिक वो कौन है? रेसिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट है। अगर 10 के 10 डिसीजन आउटसाइड इंडिया हुए वो नॉन रेसिडेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलो, तो ये था आपका रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर HUF, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर अदर्स। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनीज के ऊपर। सभी फाइनल वालों, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में 6.1 के बाद अगर कुछ पूछा जाता है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आता है, स्पेशली MTP RTP तो कवर कर रहा है, वो 6.3 है। मतलब देखो, आपने रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF
नहीं पढ़ा चलेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर नहीं पढ़ा चलेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के बाद आपने जो कंफर्म पढ़ना है वो पढ़ना है 6.3, और स्पेसिफिकली 6.3 भी नहीं, ये जो पोएम कैसे डिटरमाइन किया जाता है ना, इसका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना मैंडेटरी है, क्योंकि ये वो चीज है जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो लेट्स फोकस। अब कंपनीज के केस में रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6.3 डिटरमाइन करता है, जो कहता है अगर ये इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेसिडेंट, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, इररिस्पेक्टिव भले ही वो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट क्यों ना हो, पर वो हमेशा क्या मानी जाएगी, रेसिडेंट ही मानी जाएगी। फॉरेन कंपनी का पोयम अगर इंडिया में है तो रेसिडेंट है, और पोयम अगर आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंट है। अब पोयम का मतलब क्या होता है, पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। हम लोगों ने फॉरेन से कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है, दिस इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, यस और नो। पहले यहाँ पे भी कंट्रोलर एंड मैनेजमेंट वर्ड लिखा होता था, बट इन 2000 एंड अराउंड 17-18 हम लोगों ने इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया और हम लोगों ने प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वर्ड को अडॉप्ट कर लिया। अब ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे निकाला जाता है, राइट ये चीज आपको दी गई थी सर्कुलर नंबर 6/2017, सर्कुलर नंबर 6/2017 में आपको ये दिया गया था। अब आपको इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, इस पे आपको थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता, इस पे जो कंडीशंस लिखी है अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो ये माना जाता है यू हैव अ पोएम आउटसाइड इंडिया। मतलब लॉ में ये नहीं बताया व्हेन यू हैव पोएम इन इंडिया, लॉ में ये बताया व्हेन यू हैव अ पोएम आउटसाइड इंडिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो लॉ में ये डिस्कस किया गया है व्हेन यू हैव अ पोएम आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया कब मानी जाएगी, इस बात पर डिस्कशन किया गया है। तो चलिए हम भी यही बात पर डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। Place of effective management means a place where key management and commercial decisions that are necessary to conduct the business as an entity or whole in substance made। तो जहां पे की और कमर्शियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं हम उसे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मानते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म को यहां पे रखा गया है। सर्कुलर नंबर फर्दर 8/2017 और क्लियर करता है दैट पोएम गाइडलाइन शैल नॉट अप्लाई टू फॉरेन कंपनीज हैविंग अ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ऑफ 50 करोड़ और लेस इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये जो कंसेप्ट ऑफ पोएम है ये एप्लीकेबल ही नहीं होने वाला अगर आपकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट किसी भी फॉरेन कंपनी की 50 करोड़ के नीचे है। तो अगर 50 करोड़ के नीचे है तो स्ट्रेट अगर उन्होंने जो डिक्लेयर किया है हम रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट हम एक्सेप्ट कर लेते। जिन फॉरेन कंपनीज का टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज से ऊपर है उनके लिए चेक किया जाता है पोएम का गाइडलाइन कि क्या वो इंडिया में रेसिडेंट बन रहे हैं या इंडिया में नॉन रेसिडेंट बन रहे हैं, यस और नो। क्योंकि टोटल इनकम जो डिटरमाइन की जाती है वो रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर ही डिटरमाइन की जाती है। तो यहां पे एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है। यस, इफ बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन पोएम इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया। आप इस वर्ड को जरा ध्यान देखिए, नॉट बड़ा हॉट है, इसे अंडरलाइन करिएगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम मानेंगे पोएम इंडिया में नहीं है, और पोएम इंडिया में नहीं है मतलब वो रेसिडेंट नहीं है। दोस्त वापस से सुन, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ये एंड ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम मानेंगे पोएम आउटसाइड इंडिया में है, और पोएम आउटसाइड इंडिया में है। इफ पोएम इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया देन वो फॉरेन कंपनी इंडिया में क्या होगी, एनआर में क्लासिफाई होगी। देन वो फॉरेन कंपनी इंडिया में काय में क्लासिफाई होगी, एनआर। ठीक है सर, व्हाट आर द कंडीशन बता दीजिए। कंडीशन नंबर 1, एक्टिव बिजनेस मस्ट बी आउटसाइड इंडिया। जो एक्टिव बिजनेस है ये कहां होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। इसको हम कहते हैं अबॉय, ABOI, अबॉय। ठीक है, एक्टिव बिजनेस मस्ट बी आउटसाइड इंडिया। और दूसरा है मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कहां हेल्ड होनी चाहिए, आउटसाइड इंडिया, राइट। अब देखिए यहां पे दो सिचुएशन आती है, सिचुएशन 1 और इधर एक और लिखा हुआ है सिचुएशन नंबर 2। इधर इधर एक और लिखा है सिचुएशन 2। हालांकि मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है फाइनल लेवल पे वो सिचुएशन 1 पूछा जाता है। तो भले ही ये सिचुएशन 2 आपके सिलेबस के अंदर में दिया है, सीए सीएम दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। भले ही सिचुएशन 2 आपको दिया हुआ है, हालांकि सिचुएशन 2 पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता। किसी भी पिछले आरटीपी एमटीपी के अंदर में ये नहीं पूछा गया है, किसी भी पास्ट पेपर्स के अंदर में ये नहीं पूछा गया है। तो आपको सिचुएशन 1 पे ही क्वेश्चन आता है। तो जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे होंगे सिचुएशन 1 को पढ़िएगा एंड थैंक मी लेटर फॉर दिस, यस और नो। और हाँ, अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारी भी मेहनत है सर, प्लीज लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और ऐसी सीरीज लाते रहें। चलिए कंसेप्ट पे वापस आते हैं। अगर फॉरेन कंपनी का पोएम कहां सिचुएटेड है, हम फॉरेन कंपनी का पोएम आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है मानेंगे अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कंडीशन नंबर 1, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। अब सोचिए, एक्टिव बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया है, पहले कॉमन सेंस लगाइए, एक्टिव बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया है और मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग भी आउटसाइड इंडिया हो रही है, मतलब इंडिया में आप एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे तो आप इंडिया में नॉन रेसिडेंट ही कहलाएंगे, बराबर है। अब कब मानेंगे एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, अबॉय मींस इफ ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाइड। हम मानेंगे एक्टिव बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया है अगर ये चारों के चारों कंडीशन
ऑल कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम मानेंगे एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। कंडीशन नंबर 1, लेस देन 50% ऑफ द असेट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया। अगर 50% से कम असेट इंडिया में सिचुएटेड है तो एक्टिव बिजनेस इंडिया में नहीं है। यस, लेस देन 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई आर सिचुएटेड इन इंडिया और आर रेसिडेंट इन इंडिया। हमारी कंपनी में जितने एम्प्लॉई है उसमें से 50% से कम इंडिया से है या फिर इंडिया के रेसिडेंट है। पेरोल एक्सपेंसेस incurred on such employee is less than 50% of total payroll expenses। कंपनी का जो भी टोटल पेरोल एक्सपेंसेस है इसका 50% से भी कम इनका पेरोल है। फोर्थ, इफ पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम, और इस कंपनी को आने वाली पैसिव इनकम जैसे कैपिटल गेन, डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम ये 50% से ज्यादा नहीं है इसके टोटल इनकम के, तो हम मान लेंगे कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो पहला, 50% से ज्यादा असेट आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। रिवर्स वर्ड यहां लिखा है, 50% से कम असेट इंडिया में होना चाहिए। जितने एम्प्लॉय है उसमें 50% से कम इंडिया से होने चाहिए। जितना पेरोल एक्सपेंसेस है उसका 50% से कम इंडिया में पे होना चाहिए। चौथा, कंपनी की पैसिव इनकम 50% से ज्यादा नहीं है टोटल इनकम के। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम मानेंगे एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। अब इसी को रिवर्स करके कह दूं तो ऐसा, कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 50% से ज्यादा आउटसाइड इंडिया होने चाहिए। कंपनी का टोटल नंबर ऑफ एसेट 50% से ज्यादा आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। कंपनी जो सैलरी पे कर रही है, पेरोल पे कर रही है, ये 50% से ज्यादा आउटसाइड इंडिया में पे कर रही है। और कंपनी की जो पैसिव इनकम है, राइट, ये 50% से ज्यादा है, तो ऐसे केस में एक्टिव बिजनेस कहां माना जाएगा? आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। पैसिव इनकम हम किसे कहेंगे? दो इनकम को हम पैसिव इनकम कहते हैं, ध्यान से सुनिए। पहला, वेयर बाइंग एंड सेलिंग बोथ आर टू अ रिलेटेड एंटिटी। अगर गुड्स जो है ये बोथ परचेज एंड सेल्स रिलेटिव एंटिटी के साथ किया जाता है तो ये पैसिव इनकम माना जाएगा। यस, मतलब आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जहां पे बाइंग एंड सेलिंग किसके साथ है? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ ही है, तो ये पैसिव इनकम माना जाएगा। दूसरा, रॉयल्टी, डिविडेंड या कैपिटल गेन से आ रही है या रेंटल इनकम आ रही है तो ये पैसिव इनकम में क्लासिफाई किया जाएगा। क्लियर है मालिक? यस। थीम्ड पोएम इन इंडिया, हम मान लेंगे कि आपका जो पोएम है ये इंडिया में है। इफ बोर्ड इज नॉट एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ मैनेजमेंट एंड सच पावर आर बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय ईदर होल्डिंग और एनी अदर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पोएम शैल बी डीम्ड टू बी इन इंडिया। अगर मान लीजिए कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये पावर ऑफ मैनेजमेंट एक्सरसाइज नहीं करते और ये उन्होंने किसी और को डेलीगेट करके रखा है इंडिया में, तो हम मान लेंगे कंपनी का पोएम कहाँ है? इंडिया के अंदर में है, ये मान लिया जाएगा। यस, तो चलिए वापस से चलते हैं। अगर फॉरेन कंपनी का पोएम इंडिया में है तो वो क्या मानी जाएगी सर? रेसिडेंट मानी जाएगी। अब सर्कुलर कहता है पोएम हम कब आउटसाइड इंडिया मानेंगे? 4 कंडीशन में हम पोएम आउटसाइड इंडिया मानेंगे। 50% से ज्यादा के असेट आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, 50% से ज्यादा के एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, 50% से ज्यादा का पेरोल एक्सपेंसेस आउटसाइड इंडिया में होता है, एंड पैसिव इनकम जो है ये 50% से ज्यादा है। यहाँ पे क्योंकि अदरवाइज चीजें लिखी हुई है, तो अबॉय कब माना जाएगा? अगर 50% से कम एसेट्स इंडिया में है, 50% से कम एम्प्लॉय इंडिया में है, 50% से कम पेरोल एक्सपेंसेस इंडिया में होता है और पैसिव इनकम 50% से ज्यादा नहीं है, तो ये मान लिया जाता है एक्टिव बिजनेस इज इन इंडिया। अच्छा जी सर, अब आते हैं सिचुएशन 2 के ऊपर। सिचुएशन 2 कहता है, अब देखिए सिचुएशन 2 कब एप्लीकेबल है पहले मैं आपको बता दूं। सिचुएशन 2 तब एप्लीकेबल है जब प्रैक्टिकली एओ के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे मैं आपको इसको थोड़ा सा इंटरलिंक कर देता हूं क्योंकि देखो यार मेरे को तो मजा तब आता है जब इंटरलिंकिंग होता है। ये सब कैसे पता चलेगा 50% से ज्यादा असेट इंडिया में है या नहीं? इज देयर एनी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट? आंसर इज यस। आपने अगर कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो टीपी का चार्ट जाकर के जरूर देखिएगा। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग अगर पढ़ा होगा ना, तो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग के अंदर में हमें ये सारा डिस्क्लोजर देना पड़ता है। नंबर ऑफ असेट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, पेरोल एक्सपेंसेस, इन सारी चीजों की डिटेल हमें देना पड़ता है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग के अंदर में। और आपने आर्टिकलशिप करी होगी तो आपने देखा होगा कि भैया ये सारी डिटेल्स आपको भरनी होती है और ये पार्ट बी में कवर होती है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग के। तो ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से हमें क्या करती है, पता चलती है। अब देखो ये सब तो तब पता चलेगा जब एओ क्या कर रहा हो, असेसमेंट कर रहा हो। अब लॉजिकली स्पीकिंग
अगर ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो ए वो कैसे डिटरमाइन करेगा, मतलब पेरोल की इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय की डिटेल्स वो नहीं निकाल पा रहा है, तो ऐसे केस में कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भैया आप सिचुएशन 2 देख लीजिए। सिचुएशन 2 क्या कहता है? सिचुएशन 2 कहता है, ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन और असर्टेनिंग द पावर हु एक्चुअली मेड द कीज एंड कमर्शियल डिसीजन। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए की और कमर्शियल डिसीजंस कहां पे हो रहे हैं, और ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो यहां लिखा है। अगर बोर्ड ही सारे कमर्शियल डिसीजंस इन सब्सटेंस लेता है तो जहां वो कमर्शियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाएगा। मान लीजिए बोर्ड ने ये पावर डेलीगेट करके रखा है किसी कमिटी को, तो जो एग्जीक्यूटिव कमिटी की लोकेशन है वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मानी जाएगी। बोर्ड ने ये पावर किसी मैनेजर या किसी पर्सन को डेडिकेट किया है तो वो पर्सन जहां पे भी सिचुएटेड है वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाएगा। डिसीजंस शेयर होल्डर्स लेते हैं तो ऐसे केस में लोकेशन वेयर डिसीजंस आर टेकन विल नॉट बी रेलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ पोएम। कंपनी अगर मल्टीपल लोकेशंस पे ऑपरेट कर रही है तो कंपनी के सीनियर मैनेजर जहां प्राइमरीली बेस्ड है वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाएगा। मान लीजिए अगर डिसीजन सर्कुलर रेजोल्यूशन या राउंड रॉबिन वोटिंग से ली जाती है तो लोकेशन ऑफ द पर्सन हु हैज द अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन आफ्टर द सर्कुलर रेजोल्यूशन और राउंड रॉबिन वोटिंग वो कंसिडर किया जाएगा। सीनियर मैनेजमेंट में ऑपरेट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एंड पार्टिसिपेट इन मीटिंग वाया टेलीफोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इन दैट केस हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट जहां पे सिचुएटेड है वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाएगा। हालांकि सिचुएशन 2 के ऊपर आपको कभी भी क्वेश्चन आता नहीं तो इसके ऊपर आपने कम फोकस किया तो भी चल जाएगा। क्लियर है मालिक? यस। चेक कर लीजिए एक बार प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट फिर से। है ना बेटा? चलिए अब नेक्स्ट चालू करते हैं हम लोग। सेक्शन 6 तो हमारा खत्म हुआ, 6 के बाद आते हैं 5 के ऊपर। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 6.1 वाज फॉर इंडिविजुअल, 6.2 वाज फॉर एचयूएफ, 6.3 वाज फॉर कंपनी एंड 6.4 वाज फॉर अदर एसएससी। मैंने क्या कहा था? सबसे पहले 6 पे जाओ, 6 से आपको कहां जाना है? 5 पे जाना है। तो आइए नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, सेक्शन 5। देखो सेक्शन 5 वो सेक्शन है जो आपकी टोटल इनकम को डिटरमाइन करता है, मतलब टोटल इनकम किस तरीके से निकलेंगी उसको डिटरमाइन करता है। ये सुनो, अब इस पूरे गेम में ये वाला जो चार्ट है ना, ये वाला चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका डिसीजन देता है कि आरओआर, आरएनओआर और एनआर को किस तरीके की इनकम कौन कौन सी कहां कहां टैक्सेबल है। कंसेप्ट को ध्यान से सुनिए क्योंकि इसी के तहत हम लोग आगे 7, 8 और 9 पे जाएंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ को हम दो ही पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो वो रेसिडेंट आरओआर है, या तो वो आरएनओआर है, या तो वो एनआर है। यस, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ को हम क्लासिफाई करते हैं या तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट पे। मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ क्लासिफाई होते 3 केसेस में, आरओआर, आरएनओआर या एनआर, और बाकी सारे एसएससी, अदर एसएससी या तो आर या तो एनआर के बेसिस पे क्लासिफाई होते थे। यस, अब इन्हें दो ही तरीके की इनकम आ सकती थी, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। कितने तरीके की इनकम आ सकती है? दो ही तरीके की इनकम आ सकती है, इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम। अब ध्यान से सुनिए, इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम, ऐसी दो ही इनकम इन्हें आ सकती है। अब समझते हैं सबसे पहले फॉरेन इनकम मतलब क्या होता है। तो थोड़ा सा ऊपर आइए, आपको दिखेगा फॉरेन इनकम मतलब क्या होता है। व्हाट इज अ फॉरेन इनकम? एन इनकम विच इज नॉट एन इंडियन इनकम इज अ फॉरेन इनकम। भाई साहब, मतलब इसको कहते हैं डेफिनेशन, इसको कहा जाता है डेफिनेशन, एक इनकम जो इंडियन इनकम नहीं है उसे हम कहेंगे फॉरेन इनकम। सो इनकम विच इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, नॉट डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, नॉट अक्रूड इन इंडिया और नॉट अराइज इन इंडिया। इसको हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं इनकम विच इज नॉट एन इंडियन इनकम इज कॉल्ड एज फॉरेन इनकम। आते हैं दूसरा समझने के लिए, इंडियन इनकम मतलब क्या होता है। तो बेटा यहाँ पे इंडियन इनकम आपको लिखा हुआ है, ये सबसे काम की चीज है। पॉइंट नंबर 1, इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। अगर ट्रांजैक्शन इंडिया में हुआ है, जिसका पैसा इंडिया में मिला है, इट इज ऑलवेज एन इंडियन इनकम एंड टैक्सेबल इन इंडिया। काम खत्म। तो ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है ये इररिलेवेंट है। अगर दो नॉन रेसिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है पर पैसा इंडिया में मिल रहा है, इसे हम इंडियन इनकम मानेंगे। यस, और अगर ये इंडियन इनकम रहता है तो इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल, चाहे आप आरओआर हो, चाहे आप आरएनओआर हो, चाहे आप एनआर हो, इंडियन इनकम विल बी टैक्सेबल टू ऑल। और इसीलिए क्या किया जाता है, इंडियन इनकम किसको बोलते हैं? एन इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया इज कॉल्ड एज एन इंडियन इनकम। दूसरा, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर ये पैसा डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है तो भी वो इंडियन इनकम माना जाएगा। सेक्शन 7 एंड 8 के तहत डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया पढ़ा जाता है। सेक्शन 7 एंड 8 के तहत डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया पढ़ा जाता है। तीसरा, अक्रूड और अराइज इन इंडिया। अगर पैसा अक्रू या अराइज इंडिया में हुआ, इवन दो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हुआ, तो भी वो इंडियन इनकम को क्लासिफाई होगा। मतलब मान लीजिए मेरे आपको सर्विसेज दी इंडिया के अंदर में और मैंने आपसे कहा पैसा डिपॉजिट कर दीजिए मेरे इराकियन बैंक अकाउंट के अंदर में। नाउ अंडरस्टैंड, मेरे सर्विसेज इंडिया में दी, मतलब पैसा अक्रू या अराइज तो इंडिया में हुआ, इवन दो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया,
द अमाउंट विल बी टैक्सेबल एज इंडियन इनकम इन इंडिया। चौथा, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, और ये डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया आपको पता है कहां लिखा है? ये लिखा है सेक्शन नंबर 9 के अंदर में। डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ये कहां लिखा है? सेक्शन 9 के अंदर में। तो चलो कम ऑन, इंडिविजुअल को एचयूएफ को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, आरओआर, आरएनओआर, एनआर। इन्हें 2 तरीके की इनकम अराइज हो सकती है, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। व्हाट इज फॉरेन इनकम? विच इज नॉट एन इंडियन इनकम। व्हाट इज इंडियन इनकम? जिसके 4 क्राइटेरिया है, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। चलो कम ऑन, वंस अगेन, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। ऐसे 4 क्राइटेरिया है। क्लियर है? अच्छा जी, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर ये इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल एसएससी। फॉरेन इनकम अगर है, आरओआर को टैक्सेबल होगा, आरओआर को फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होगा। मतलब आप समझिए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं आरओआर की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है? द आंसर इज यस दोस्तों, आरओआर की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है। सो अगर एसएससी आरओआर है, चाहे वो पैसा इंडिया से आ रहा है, चाहे वो पैसा फॉरेन से आ रहा है, उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। ऐसा भी बोलना होगा, आरओआर इज जस्ट लाइक एन इंडियन हस्बैंड, घर पे भी पिटेगा, बाहर भी पिटेगा। यस और नो? राइट। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर एनआर को कोई फॉरेन इनकम आ रही है तो क्या करेंगे सर? एनआर को अगर कोई फॉरेन इनकम आ रही है तो वो टैक्सेबल नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन को कोई इनकम अमेरिका से ही आती है, ना वो इंडिया में रिसीव हो रही है, ना वो इंडिया में अक्रू हो रही है, इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया। यस। तीसरा आता है आरएनओआर। आरएनओआर को फॉरेन इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, पर वो फॉरेन इनकम कहां से आनी चाहिए? पीजीबीपी से आनी चाहिए। तो आरएनओआर को अगर फॉरेन इनकम आ रही है बिजनेस या प्रोफेशन से, और ये ऐसा बिजनेस प्रोफेशन है जो सेटअप इन इंडिया होगा, ऐसा बिजनेस प्रोफेशन जो सेटअप इन इंडिया है, तो आरएनओआर की वो फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी। तो एसएससी आरएनओआर है, पीजीबीपी इनकम आ रही है, सिर्फ पीजीबीपी इनकम आ रही है, सिर्फ पीजीबीपी इनकम आ रही है, और ये पीजीबीपी इनकम कहां से आ रही है? फ्रॉम अ बिजनेस सेटअप इन इंडिया। तो वो इनकम कहां टैक्सेबल होगी? इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लो आरएनओआर है, एचपी इनकम आ रही है आउटसाइड इंडिया से, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। आरएनओआर है, आरएनओआर है, और पीजीबीपी इनकम आ रही है आउटसाइड इंडिया से, बट वो बिजनेस कहां से सेटअप है? इंडिया में सेटअप है, टैक्सेबल इन इंडिया एज इंडियन इनकम। क्लियर है मालिक? अच्छा, ठीक उसी तरीके से अगर अदर एसएससी है, अगर कौन है बेटा? अदर एसएससी है, इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल। इंडियन इनकम होगी तो ऑब्वियसली बात है टैक्सेबल टू ऑल। इंडियन इनकम क्या थी? रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। याद आ रहा है आपको? टैक्सेबल हो जाएगी। फॉरेन इनकम रहेगी, आरओआर को टैक्सेबल होगी, एनआर को नॉट टैक्सेबल होगी, क्योंकि आरओआर की तो बेटा ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, चाहे वो इंडिया से आ रही हो, चाहे वो आउटसाइड इंडिया से आ रही हो, तो इनकी तो ग्लोबल इनकम क्या हो जाती है? टैक्सेबल हो जाती है। चेक दिस आउट। एक बार पूरा सेक्शन 5 पढ़ लीजिए, ये वाला पार्ट स्पेसिफिकली। डन है बेटा? चलिए, अब आते हैं रेमिटेंस को समझने के लिए। ये रेमिटेंस क्या होता है? अब देखिए, मान के चलिए आप प्रोफेशनल बन गए। यस, आप प्रोफेशनल बनने के बाद आपको जो जॉब मिला वो दुबई के अंदर में मिला, आप पहुंच गए दुबई, लेकिन आपको हमेशा से रहा कि नहीं यार, माता पिता ने मुझे मेरा जीवन दिया है और माता पिता ने मुझे मेरा सब कुछ दिया है, मैं माता पिता को कुछ पैसे भेजूंगा। तो आप क्या करते हैं? आप वहां से 50,000 रुपए हर मंथ अपने मम्मी पापा को इंडिया में रेमिट करते हैं। अब कमाया आपने, और आपने कमाने के बाद उसको क्या कर दिया? इंडिया में रेमिट कर दिया 50,000 रुपए एवरी मंथ। अब क्या ये रेमिटेंस मॉम डैड के हाथ में टैक्सेबल होगा क्या? ये समझने वाली बात है। द आंसर इज नो। देखिए, अगर रेमिटेंस आप अप्रूव्ड मोड में करते हैं, ये अप्रूव्ड मोड क्या है? जैसा आरबीआई ने बताया हुआ है, तो आपने बराबर बैंकिंग चैनल के थ्रू क्या किया है? यहाँ पे इंडिया में भेजा है। अब टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में होनी चाहिए थी? आपके हाथ में। आप जिसको रेमिट कर रहे हैं उसके हाथ में इसकी टैक्सेबिलिटी नहीं आने वाली। तो अगर आपने पैसा रेमिट इंडिया में किया, इट इज एग्जम्प्ट। अगर ये अप्रूव्ड मोड से है, हालांकि अनअप्रूव्ड मोड से है, तो ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब मान लीजिए आपने छुप छुपा करके हवाला कर दिया, जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन इंडिया में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। हालांकि एक जनरल चीज जो आपको याद रखनी है, रेमिटेंस इन इंडिया इज टोटली एग्जम्प्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? रेमिटेंस इन इंडिया इज टोटली एग्जम्प्ट। अब हम आते हैं, समझते हैं हमको इंडियन इनकम 4 प्रकार की मिली थी मालिक। हमको इंडियन इनकम कितनी मिली थी? 4 प्रकार की मिली थी। रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। अब रिसीव्ड इन इंडिया तो बड़ा क्लियर है, पैसा अगर इंडिया में मिला होगा तो वो इंडियन इनकम माना जाएगा। हाँ यहाँ बराबर। What do you mean by deemed to be received in India? Deemed to be received in India सेक्शन 7 के अंदर में लिखा है। तो सेक्शन 7 आपको बताता है deemed to be received in India कब माना जाएगा, राइट? 4 केसेस में जो मोस्टली सैलरी से कनेक्टेड है उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर
कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अकाउंट में बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी, तो ये डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। मतलब एम्प्लॉय को ना देकर के उसके बिहाफ में अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी आपने पैसा डाल दिया और ये बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी है, तो आपके हाथ में ये डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एंड टैक्सेबल इन इंडिया माना जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर बियॉन्ड 12% क्यों? याद करके देखिए, अप टू 12% ऑफ सैलरी तो वो एग्जम्प्ट है। तो कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर टू आरपीएफ, आरपीएफ का मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी क्या है बेटा? टैक्सेबल, क्योंकि अप टू 12% ऑफ सैलरी वो क्या है? एग्जाम। ठीक उसी तरीके से अगर इस आरपीएफ के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट जो है, ये इंटरेस्ट 9.5% के ऊपर है, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बियॉन्ड 9.5, क्योंकि 9.5 तक के तो क्या है बेटा? वो एग्जाम्प्ट है। तीसरा, ट्रांसफर फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ, अगर आप अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसे केस में ये जो कन्वर्जन है ये भी डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा और टैक्सेबल इन इंडिया माना जाएगा। एंड कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ में अगर पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। अब ये डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, मतलब ये इंडियन इनकम बन गई और इंडियन इनकम विल बी टैक्सेबल टू ऑल। समझ में आ रही है बात बेटा? यस। तो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया के अंदर में चार पार्ट। पहला, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बियॉन्ड 9.5% ऑफ सैलरी, तीसरा ट्रांसफर फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ, और चौथा कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम। ये सभी के सभी डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माने जाएंगे, और अगर ये डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है तो ये टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएंगे। क्लियर है? अब आते हैं सेक्शन 8 और सेक्शन 9। सेक्शन 8 आपको बताता है टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड जो हम डिविडेंड पढ़ते वक्त ऑलरेडी देखते हैं, और सेक्शन 9 में उसका टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होगा वो देखेंगे। तो इंडियन इनकम के चार क्राइटेरिया थे: रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। बराबर है? अब हम चलते हैं सेक्शन 9, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। अब देखो ये लिस्ट में 10 आइटम है। कितने आइटम है बेटा? 10, और इसको एक एक करके देखना होगा। इस 10 आइटम को एक एक करके देखना होगा। इसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। पहला बिजनेस कनेक्शन, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा रॉयल्टी, चौथा एफटीएस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा रेलेवेंट बनता है। गेटिंग द पॉइंट? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा रेलेवेंट बनता है। हालांकि हम इसको इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे, हम इसको एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 9, और सेक्शन 9 नॉन रेसिडेंट के लिए है। नॉन रेसिडेंट को अगर इस टाइप की इनकम रिसीव होती है तो वो इंडिया में इंडियन इनकम कंसिडर की जाएगी, एंड इफ इट इज एन इंडियन इनकम इट विल बी टैक्सेबल टू ऑल। तो सेक्शन 9 किसके लिए है? नॉन रेसिडेंट के लिए। क्या याद रखोगे? सेक्शन 9 किसके लिए है? बिल्कुल सही, नॉन रेसिडेंट के लिए है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सैलरी अर्न इन इंडिया की। पहले एक बार ये लिस्ट देखो जरा, चेक कर ली बेटा लिस्ट? चलो आओ फोकस करो। अब अगर इस लिस्ट को देखेंगे तो हमने जब चार्ट बनाया तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया। बाकी सब इस लिस्ट के अंदर में कवर किया हुआ है, तो इसका कोई ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने नहीं रखा। लेकिन जैसे बिजनेस कनेक्शन हो गया, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस, जिसके ऊपर बहुत फ्रीक्वेंटली अब तक के क्वेश्चन आए हैं और आएंगे, उसको ही हमने चार्ट के अंदर में आगे रखा है। बाकी सब इस लिस्ट के अंदर में कवर है और उससे ज्यादा का एक्सप्लेनेशन इस पर लगेगा नहीं। तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको पूरा दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला, सैलरी अर्न इन इंडिया। मान लीजिए अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जो सैलरी इंडिया में अर्न कर रहा है, कोई नॉन रेसिडेंट है जो सैलरी कहां अर्न कर रहा है? इंडिया के अंदर में अर्न कर रहा है, दैट सैलरी विल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया एंड टैक्सेबल एज इंडियन इनकम। तो मान लीजिए अगर कोई नॉन रेसिडेंट है वो इंडिया में जॉब करता है और यहां पे सैलरी अर्न करता है, इट इज एन इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इवन दो उसको सैलरी का जो क्रेडिट है वो आउटसाइड इंडिया मिल रहा होगा, पर अगर जॉब वो इंडिया में कर रहा है तो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया एंड टैक्सेबल इन इंडिया। दूसरा आता है सैलरी फ्रॉम ए गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को सैलरी दे रही है आउटसाइड इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को सैलरी दे रही है आउटसाइड इंडिया, तो इनकम इज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। उस इंडियन सिटीजन के लिए ये हमेशा माना जाएगा कि सैलरी उसको कहां से मिली? इंडियन। अब ये किसको मिलती है? मान लीजिए इंडियन हाई कमीशन के जो एम्प्लॉय होते हैं या आउटसाइड इंडिया होते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया दे रही है, टैक्सेबल इन इंडिया। लेकिन यहां पे याद रखने लायक बात यह है कि सिर्फ सैलरी टैक्सेबल होती है, फॉरेन अलाउंस एंड फॉरेन परक्विजिट्स जो होते हैं ये एग्जम्प्ट होते हैं। ठीक है, तो वो चीज आप यहां पे लिख सकते हैं, फॉरेन अलाउंस एंड परक्विजिट is exempt. Salary is what which is taxable. फॉरेन अलाउंस एंड फॉरेन परक्विजिट जो होते हैं ये क्या होते हैं? एग्जम्प्ट होते हैं।
तीसरा अंडरस्टैंड करते हैं डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। अगर कोई इंडियन कंपनी डिविडेंड दे रही है, ये डिविडेंड ऑलवेज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। सो मान लीजिए रिलायंस अगर फेसबुक को डिविडेंड देता है, तो ऐसे केस में फेसबुक के हाथ में वो डिविडेंड ऑलवेज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा एंड टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएगा। ठीक है। चौथा आता है इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी और एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। अगर कोई इंडिया में एसेट सिचुएटेड है और इस एसेट से कोई इनकम आती है, तो वो इनकम इंडियन इनकम में क्लासिफाई होगी। फॉर एग्जाम्पल नॉन रेसिडेंट की कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है और वहां से कोई रेंटल इनकम अराइज होती है, तो यस दिस इनकम विल अक्रू और अराइज इन इंडिया इवन दो इट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट टैक्सेबल इन इंडिया। तो अगर नॉन रेसिडेंट की कोई प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर में है और ऐसे केस में उसको कोई रेंटल इनकम आती है, ये रेंटल इनकम इंडिया में इंडियन इनकम में क्लासिफाई होगी और टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। अगर कोई कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड है और उसको ट्रांसफर करके कोई इनकम आती है, तो भी ये इंडियन इनकम मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल नॉन रेसिडेंट के पास इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, वो बेचता है, उससे कैपिटल गेन आता है, टैक्सेबल इन इंडिया। नॉन रेसिडेंट के पास कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में, उसको बेच के कोई इनकम आता है, तो टैक्सेबल इन इंडिया। नॉन रेसिडेंट के पास अगर कोई अदर एसेट है, लेट्स से गोल्ड या बॉन्ड या डिबेंचर इंडिया के अंदर में, उसको बेच के कोई इनकम आता है, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया, राइट। और फिर लास्ट आता है गिफ्ट बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट। 2019 के बाद अगर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को मनी गिफ्ट करता है, यहां पे स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है मनी। अगर 2019 के बाद रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को मनी गिफ्ट करता है, दैट इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। दैट गिफ्ट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो हमने इंपॉर्टेंट वाले छोड़ के सब डिस्कस कर लिया। सैलरी अगर इंडिया में अर्न की जाती है, इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट से रिसीव कर रहा है आउटसाइड इंडिया, इंडियन कंपनी से डिविडेंड आ रहा है, इंडियन प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है, या फिर इंडिया में कैपिटल एसेट ट्रांसफर करके कोई इनकम आ रहा है, या रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को कोई गिफ्ट कर रहा है, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। अब हमारा क्या बचता है? अब सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचते हैं, बिजनेस कनेक्शन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस में। सबसे पहले हम डिस्कस करने जाते हैं बिजनेस कनेक्शन को। तो आइए जरा समझते हैं बिजनेस कनेक्शन क्या होगा। देखिए चार्ट में आपका बिजनेस कनेक्शन लिखा हुआ है। यस, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन, अब ये क्या होता है? 911 बिजनेस कनेक्शन आपको डील कर रहा है। इसमें तीन एस्पेक्ट है। व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, डीम्ड बिजनेस कनेक्शन, नॉट अ बिजनेस कनेक्शन। इसमें तीन एस्पेक्ट है। व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, डीम्ड बिजनेस कनेक्शन, नॉट अ बिजनेस कनेक्शन। ठीक है, फोकस कीजिएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन। एक नॉन रेसिडेंट का रेसिडेंट के साथ बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा, और बिजनेस कनेक्शन अगर है तो इनकम इंडियन इनकम बन जाएगी, और इंडियन इनकम विल बी टैक्सेबल टू ऑल इंक्लूडिंग नॉन रेसिडेंट। क्लियर है? तो एक नॉन रेसिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा इफ द असेसी कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट और प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। अगर कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है या प्रिंसिपल रोल प्ले करता है इन कंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे केस में उस नॉन रेसिडेंट का रेसिडेंट के साथ क्या माना जाएगा? बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, राइट। टाटा जैगवार ग्रुप के बिहाफ पे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है। Jaguar and Tata has got a business connection. Are you getting the point? So Tata plays a principal role in concluding the contract. Jaguar Land Rover Division, Range Rover Division के बिहाफ पे वो क्या करता है? सेल करता है प्रोडक्ट इंडिया में। पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे कर रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या माना जाएगा? बिजनेस कनेक्शन। तो लैंड रोवर डिविजन, जैगवार डिविजन जितना इनकम इंडिया से अर्न कर रहा है वो टैक्सेबल होगा कहां पे बेटा? इंडिया में। वाई? बिकॉज देयर इज अ बिजनेस कनेक्शन। सेकेंड, और मेंटेन स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। अगर नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे स्टॉक भी मेंटेन करता है, राइट, तो भी ये क्या माना जाएगा? बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। सो मान लीजिए अगर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, डोमिनोज एंड जुबलियांट फूड। जुबलियांट फूड डोमिनोज की बिहाफ पे इंडिया में क्या मेंटेन करता है? स्टॉक मेंटेन करता है, और जितने डोमिनोज के स्टोर है वहां पे वो लोग क्या करते हैं? रिफिल करते हैं स्टॉक को। तो अगर आप देखेंगे जुबलियांट फूड एंड डोमिनोज के बीच में क्या माना जाएगा? बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। अब जितना डोमिनोज इंडिया से कमा रहा है, ही इज लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया। फिर तीसरा आता है सिक्योर ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। यहां पे लिखिए होली एंड एक्सक्लूसिवली, ओनली एंड एक्सक्लूसिवली। अगर कोई रेसिडेंट होली एंड एक्सक्लूसिवली सिक्योर करता है ऑर्डर किसी नॉन रेसिडेंट के लिए, तो ये क्या माना जाएगा? बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। हालांकि अगर
होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑर्डर सिक्योर नहीं करता। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लीजिए अगर मुझे फॉरेन जाना है तो मैं टिकट कैसे बुक करता हूँ, मेक माई इंडिया से मैं टिकट बुक करता हूँ, राइट। सो मैं गया मेक माई इंडिया पे और मेक माई इंडिया पे जा करके मैंने क्या कर दिया, लेट्स से दुबई में होटल भुज अल अरब में क्या कर दिया, बुकिंग कर दी। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्या मेक माई इंडिया एक्सक्लूसिवली ऑर्डर बुक कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ भुज अल अरब? द आंसर इज नो, क्योंकि वो तो और भी होटल के लिए कर रहा है। यस, तो क्योंकि ऑर्डर होली मेनली सिक्योर नहीं हो रहा, सो देयर विल नॉट बी एनी बिजनेस कनेक्शन बिटवीन मेक माई इंडिया, सॉरी मेक माई ट्रिप एंड भुज अल अरब। लेकिन अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट है, लेट्स से विजय.com, ये होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑर्डर बुकिंग लेता है किसके लिए, होटल भुज अल अरब के लिए, तो मान लिया जाएगा विजय.com एंड भुज अल अरब हैज गॉट अ बिजनेस कनेक्शन। तो अगर होली मेनली ऑर्डर सिक्योर किया जाता है तो ही बिजनेस कनेक्शन माना जाता है, अदरवाइज बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता। तो तीन केसेस में बिजनेस कनेक्शन माने जाएंगे, एक रेसिडेंट का नॉन रेसिडेंट से, पहला अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है उनके बिहाफ पे, दूसरा स्टॉक मेंटेन करता है उनके बिहाफ पे, तीसरा होली एंड मेनली ऑर्डर सिक्योर करता है उनके बिहाफ पे, तो ये बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। फर्दर डीम्ड बिजनेस कनेक्शन है, हम डीम करेंगे कि इन दो लोगों के बीच में बिजनेस कनेक्शन है अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट का इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस रहता है। कौन सा वर्ड बोलो मैंने, वापस बोलो, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया के अंदर में रहता है तो ये मान लिया जाएगा डीम बिजनेस कनेक्शन है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया के अंदर में रहता है दोस्त, तो मान लिया जाएगा क्या है, डीम्ड बिजनेस कनेक्शन है। अब ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कब माना जाएगा, तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया इज डीम्ड टू बी बिजनेस कनेक्शन। पहला, if the assessee download of data, software purchase or sales amount to exceeds 2 crore rupees in the previous year। अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में काय में एंगेज है, सॉफ्टवेयर में एंगेज है, परचेस में एंगेज है, सेल ऑफ गुड्स में एंगेज है, डाउनलोड ऑफ डेटा सर्विसेज में एंगेज है, और इससे आने वाली अमाउंट एक प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर जाती है। एज ऑफ नाउ ये प्रिस्क्राइब लिमिट 2 करोड़ रुपए है। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में गुड्स सेल करके इनकम कमा रहा है, या सॉफ्टवेयर सेल करके इनकम कमा रहा है, या डाउनलोड ऑफ डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करके इनकम कमा रहा है, और ये प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर जा रही है, एज ऑन प्रिस्क्राइब लिमिट 2 करोड़ रुपीज है, तो ये बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए Amazon.com, अब ये क्या कर रहा है इंडिया में, क्या गुड सेल कर रहा है, आंसर इज यस। और क्या गुड सेल करके एटलीस्ट 2 करोड़ रुपए के इनकम कमा रहा होगा बड़े आराम से, तो भैया Amazon का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, मान लिया जाएगा, एंड दे विल बी लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया। फर्दर डाउनलोड ऑफ डेटा, अब आप मुझे बताइए Amazon प्राइम, आप क्या कर रहे हैं, डाउनलोड ऑफ डेटा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जहां से कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकता है, क्या इससे आने वाला इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, आंसर इज यस, तो ये बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। दूसरा, अगर इंटरेक्शन विद सच नंबर ऑफ यूजर भी एक्सीड कर जाता है प्रिस्क्राइब लिमिट से, सच नंबर ऑफ यूजर भी अगर एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर चल जाते हैं, तो आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, ये माना जाएगा। एज ऑफ नाउ दिस सच नंबर ऑफ यूजर की जो लिमिट है वो 3 लाख है। अब अंडरस्टैंड कीजिए, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिंडर, ये ऐसे एप्लीकेशन है जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। कई गेमिंग एप्लीकेशन इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं जिसके नंबर ऑफ यूजर इंडिया में क्या 3 लाख से ऊपर है, आंसर इज यस। तो अगर नंबर ऑफ यूजर भी 3 लाख से ऊपर जाता है तो मान लिया जाएगा कि बिजनेस कनेक्शन है। और ऐसे केस में इन एप्स जितना भी इनकम इंडिया से कमा रहे होंगे, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर हो गया जो इंडिया से पैसा कमा रहे होंगे, नंबर ऑफ यूजर 3 लाख के ऊपर है इसलिए, तो उतनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। वाई? बिकॉज देयर इज अ बिजनेस कनेक्शन। हालांकि कुछ चीजें बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएगी, सर्टन थिंग्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस कनेक्शन। कौन कौन सी चीजें? पहला, परचेज इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट्स आउटसाइड इंडिया। अगर नॉन रेसिडेंट की एक्टिविटी इंडिया में सिर्फ परचेज से रिलेटेड कन्फाइंड है, सिर्फ परचेसेस तक के कन्फाइंड है, तो ये मान लिया जाएगा कि देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी। सिर्फ इंडिया से परचेज होता है, बाकी इंडिया में कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, तो देयर इज नो बिजनेस कनेक्शन। सेकंड, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। अगर उनकी एक्टिविटी इंडिया में सिर्फ न्यूज कलेक्शन तक के रिस्ट्रिक्टेड है। तीसरा, शूटिंग ऑफ एनी सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया। अगर इंडिया में उनकी एक्टिविटी सिर्फ शूटिंग ऑफ फिल्म, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा रहे, यहाँ से कोई रेवेन्यू अर्न नहीं कर रहा है, सिर्फ इंडिया में शूटिंग करके जा रहे हैं, यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो नॉट अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। चौथा, डिस्प्ले ऑफ अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड्स इन इंडिया। अगर नॉन रेसिडेंट की एक्टिविटी इंडिया में सिर्फ डिस्प्ले तक के है, सेल नहीं, डिस्प्ले ऑफ अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड इन इंडिया तक की एक्टिविटी रिलेटेड है, तो फिर बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। और जब बिजनेस कनेक्शन ही नहीं है तो भैया इंडिया में टैक्सेबिलिटी नहीं है। यस, तो हम लोगों ने देखा था भैया इनकम आउट ऑफ बिजनेस कनेक्शन। इनकम आउट ऑफ बिजनेस कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन के कितने पार्ट थे? 3, बिजनेस कनेक्शन,
डीम्ड बिजनेस कनेक्शन, नॉट अ बिजनेस कनेक्शन। चेक कीजिए। डन हो गया बेटा। अब आते हैं हम लोग क्या करने के लिए, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस करने के लिए। बिल्कुल इसी के नीचे दिया हुआ है, जरा चेक करिएगा। मान लो अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जो क्या कमा रहा है सर, इंटरेस्ट कमा रहा है। कहां से कमा रहा है? इंडियन गवर्नमेंट से कमा रहा है, या रेसिडेंट इंडियन से कमा रहा है, या नॉन रेसिडेंट से ही कमा रहा है बट हु हैज अ बिजनेस इन इंडिया। मतलब इधर देखिएगा, इफ इंटरेस्ट इज पेबल बाय, इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है? इंटरेस्ट इज पेबल बाय गवर्नमेंट, या रेसिडेंट फॉर द एक्टिविटीज इन इंडिया, या फिर नॉन रेसिडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया टू अनदर नॉन रेसिडेंट। उस नॉन रेसिडेंट के लिए जितनी इनकम इंडिया से अर्न करी है, जितनी इंटरेस्ट इनकम इंडिया से अर्न करी है, ये डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और टैक्सेबल इन इंडिया माना जाएगा। सो मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट दे रहा है किसी भी रेसिडेंट को, रेसिडेंट फॉर एक्टिविटीज इन इंडिया अगर इंटरेस्ट दे रहा है किसी नॉन रेसिडेंट को, या नॉन रेसिडेंट ही नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दे रहा है फॉर बिजनेस इन इंडिया, फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, तो ऐसे केस में मालिक क्या होगा? ऐसे केस में मान लिया जाएगा दैट नॉन रेसिडेंट इज अर्निंग इनकम फ्रॉम इंडिया, इनकम विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज फ्रॉम इंडिया। हालांकि इसके दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है, इफ एनआर पेज इंटरेस्ट फॉर एक्टिविटी अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया। सो मान करके चलो अगर कोई एनआर है, और वो क्या कर रहा है सर, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है फॉर एक्टिविटी अदर देन बिजनेस इन इंडिया, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा, अगर रेसिडेंट है, वो आउटसाइड इंडिया एनआर को क्या कर रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है, तो ना अक्रू और अराइज इन इंडिया हो रहा, ना रिसीव्ड इन इंडिया हो रहा, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। इफ रेसिडेंट पेज इंटरेस्ट टू एनआर आउटसाइड इंडिया, तो ना वो इंडिया में अक्रू हो रहा है, ना वो इंडिया में अराइज हो रहा है, तो इंडिया में टैक्सेबिलिटी भी नहीं आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यस। तो ध्यान से देखिएगा इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी क्या है। इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी ऐसी है, अगर गवर्नमेंट नॉन रेसिडेंट को दे रहा है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को दे रहा है फॉर एक्टिविटीज इन इंडिया, या नॉन रेसिडेंट को दे रहा है फॉर बिजनेस इन इंडिया, तो वो इंटरेस्ट एनआर के हाथ में क्या माना जाएगा? टैक्सेबल माना जाएगा। चेक करिए। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है हमारे पास रॉयल्टी की। अब ये जो रॉयल्टी है ना, इसको बहुत बार पूछा जाता है। अब आपको एक बात बताऊं, रॉयल्टी जो है आपका, इसको आपको डिफाइन भी करके रखा है, एक बहुत बड़ी डेफिनेशन भी दे रखी है रॉयल्टी की। हालांकि मैं आपसे कहूंगा रॉयल्टी आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम में बताया होता है, और आपको कभी भी क्या नहीं करना है, रॉयल्टी की डेफिनेशन को लर्न करने की जरूरत नहीं है। हमेशा आपको क्लियर कट रॉयल्टी बता के दिया जाता है और वही आपको पढ़ना होता है, तो इसके अलावा आपने कुछ भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अब रॉयल्टी हम कब कहेंगे? मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट नॉन रेसिडेंट को कोई रॉयल्टी दे रहा है, या रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को कोई रॉयल्टी दे रहा है फॉर बिजनेस इन इंडिया और एक्टिविटीज इन इंडिया, या नॉन रेसिडेंट को कोई रॉयल्टी दे रहा है फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, तो ये रॉयल्टी एनआर के हाथ में डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा और टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएगा। तो वापस से सुनिए, गवर्नमेंट अगर किसको दे रहा है, नॉन रेसिडेंट को दे रहा है इंडियन गवर्नमेंट, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को दे रहा है फॉर एक्टिविटीज इन इंडिया, या नॉन रेसिडेंट अनदर नॉन रेसिडेंट को दे रहा है फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, वही बात है जो हमने कहां पढ़ी थी, इंटरेस्ट के लिए पढ़ी थी। द इनकम विल डीम टू अक्रू और अराइज इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया एंड इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। क्लियर है? तो रॉयल्टी इंडियन गवर्नमेंट दे, रेसिडेंट पर्सन दे, या फिर एनआर दे for the purpose of business or profession carried out in India, then such royalty is treated as deemed to accrue or arise in India। फिर नीचे यहाँ पे रॉयल्टी का आपको मीनिंग दिया हुआ है, जो मेरे हिसाब से आप सेल्फ पढ़ सकते हैं, आपने इसके ऊपर टाइम नहीं भी लगाया तो भी चल जाएगा। और फिर आता है एफटीएस। एफटीएस का रूल भी सेम है जैसा इंटरेस्ट और रॉयल्टी का था, सेम एफटीएस का है। कट कॉपी पेस्ट कर लीजिए, राइट? आपका आंसर मिल जाएगा। यानी क्या, अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी नॉन रेसिडेंट को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज देती है, जिसको हम कहते हैं एफटीएस, या रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को एफटीएस देता है फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया और एक्टिविटीज इन इंडिया, या फिर नॉन रेसिडेंट को देता है फॉर एक्टिविटीज इन इंडिया, तो ये क्या माना जाएगा? डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा और टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएगा। तो अगर पेबल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, रेसिडेंट पर्सन कर रहा है, या फिर नॉन रेसिडेंट कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया, ये तीनों भी क्या माने जाएंगे? एनआर के हाथ में डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माने जाएंगे। यस। अब जरा देखिए, 1 2
तीन, यानी इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस में तीनों भी केस में एक चीज बोल सकता हूं, गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस एनआर को दे रही है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को दे रहा है, या नॉन रेसिडेंट को दे रहा है फॉर बिजनेस इन इंडिया, सच इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस इज टैक्सेबल इन इंडिया। बहुत शॉर्ट हो जाएगा हाँ या हाँ, तो ये टैक्सेबल इन इंडिया माना जाएगा, और ये सारी इनकम अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाती है। और अगर अक्रू और अराइज इंडिया में हो रहा है तो ये इंडियन इनकम एंड इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। चेक कर लो ये लिस्ट पूरी हुई कि नहीं। वो लिस्ट होने के बाद मैं चाहूंगा आप वापस से सेक्शन 5 में आइए और इंटरलिंकिंग कीजिए, क्योंकि इंटरलिंकिंग करने पे ही आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए, जो इंडिविजुअल क्या था, आरओआर, आरएनओआर या एनआर तीनों में क्लासिफाई होता था, आरओआर, आरएनओआर या एनआर तीनों में क्लासिफाई होता था। अब अगर ये इंडियन इनकम कमा रहा है, इंडियन इनकम मतलब रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, इट विल बी टैक्सेबल टू ऑल। अगर यही फॉरेन इनकम कमाता है, आरओआर को टैक्सेबल, एनआर को नॉट टैक्सेबल, आरएनओआर को पीजीबीपी टैक्सेबल होगा जो सेटअप इन इंडिया से होगा। ये अगर अदर देन इंडिविजुअल होगा तो या तो वो आर हो सकता है या तो एनआर हो सकता है। इंडियन इनकम होगा, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, तो टैक्सेबल होगा आर और एनआर दोनों को। यही अगर फॉरेन इनकम होगा, रेसिडेंट को टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट को नॉट टैक्सेबल। क्लियर है मालिक? यस यस सर। तो अगर आप देखेंगे, अब हमारा ये वाला पेज पूरा कंप्लीट हुआ रेसिडेंशियल स्टेटस का। अगर आप देखेंगे, मेरा ये वाला पेज पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस का। रेसिडेंशियल स्टेटस का सेक्शन 9 पूरा कंप्लीट हो गया। अब रेसिडेंशियल स्टेटस दैट इज एनआर टैक्सेशन में हमारे दो ही सेक्शन बनते हैं, एक है सेक्शन 9 है और दूसरा है 115 जेएच। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्योरली फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको बुक में तो दिए हैं दोनों के दोनों, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे इसे हमेशा एनआर टैक्सेशन के साथ पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको बुक में दिए हुए हैं, मैंने मेरे चार्ट में भी इंक्लूड करके रख लिए, पर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। तो लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड एग्जाम ओरिएंटेड, दोज हु हैव लेस टाइम एंड लुकिंग टू दिस चार्ट फ्रॉम ओनली एंड ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप ये दोनों को अगर अवॉइड भी कर दें तो कोई बात नहीं है। हालांकि अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और आप थोड़े और 5-1 मिनट इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप सुन लीजिए और सुन के चल जाइएगा। यस और नो? राइट, मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाला पूरा पार्ट बता दिया, ताकि जो मेरा बच्चा है जो इस ऑब्जेक्टिव से आया है कि यार नहीं यार विजय सर मेरे को एग्जाम ओरिएंटेड चीज बना करके छोड़ेंगे, हालांकि सब कुछ कवर करवा देंगे, तो उसके लिए मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। अब आता है सेक्शन 9A, प्रेजेंस ऑफ एलिजिबल फंड मैनेजर इन इंडिया नॉट टू कंस्टिट्यूट अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अब ये क्या था, देखिए, जो हमारे एलिजिबल फंड्स थे, जो फॉरेन फंड्स थे, ये इंडिया में क्या करते थे, एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करते थे। ये फंड मैनेजर क्योंकि सारे डिसीजंस इंडिया में लेता था, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में हो जाता था, और इस चक्कर में उस फंड की ग्लोबल इनकम कहां हो जाती थी, इंडिया के अंदर में टैक्सेबल हो जाती थी, बिकॉज उसके रेसिडेंट सारे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां माने जाते थे, इंडिया में माने जाते थे, और उसकी ग्लोबल इनकम उस फंड की इंडिया में टैक्स हो जाती थी। अब ऐसे केस में जो फॉरेन फंड्स थे वो इंडिया में आने से डर रहे थे, वो कहते थे कि यार हम यहाँ पे आकर के एक फंड मैनेजर अपॉइंट करते हैं, और इस चक्कर में होता क्या है, क्योंकि वो फंड मैनेजर हमारे भी आप पे सारे डिसीजंस ले रहा है और उसकी लोकेशन इंडिया है, तो ऐसे केस में हमारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है। तो मोदी जी आप या तो कुछ कीजिए, नहीं तो हम इंडिया में आएंगे नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। तब जाकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक इंपॉर्टेंट बात निकाली कि अगर कोई फॉरेन फंड है, एलिजिबल फंड है, और ये इंडिया में क्या करता है, एक फंड मैनेजर अपॉइंट कर देता है, तो जस्ट बिकॉज फंड मैनेजर प्रेजेंट्स इन इंडिया, इट विल नॉट कंस्टिट्यूट अ बिजनेस कनेक्शन, एंड इन दैट पर्टिकुलर केस इट विल नॉट बी लायबल टू टैक्स इन इंडिया। यस, इससे फॉरेन फंड इंडिया में बहुत ज्यादा आने शुरू हुए। अब लॉजिक क्या है, लॉ बस इतनी सी बात कहता है कि अगर कोई एलिजिबल फंड है जिसने इंडिया में एलिजिबल फंड मैनेजर अपॉइंट किया है, हम इसे बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। क्लियर है? अब इसके अंदर में जब आप लॉ पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले दिया हुआ है कि भैया एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड मतलब क्या होता है, बराबर है? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड मतलब क्या होता है, फिर फंड मैनेजर की कंडीशंस क्या है वो आपको बता करके दी जाती है। ये सब नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है कि फंड मैनेजर है या नहीं। So fund management activity through an eligible fund manager will not constitute a business connection subject to fulfillment of certain condition, right? Subject to fulfillment of certain conditions, वो क्या नहीं माना जाएगा, बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। एंड यू ऑल नो इट, अगर बिजनेस कनेक्शन नहीं है तो टैक्सेबिलिटी इंडिया में आ नहीं सकती। फर्दर, लोकेशन ऑफ फंड मैनेजर इन इंडिया विल नॉट अफेक्ट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एलिजिबल फंड, एंड एलिजिबल फंड शैल नॉट बी सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया merely because the eligible fund manager is undertaking fund management activity in its behalf is located in India. Yes or no? फिर यहाँ पे दिया हुआ है what are the conditions for being an eligible fund.
एलिजिबल फंड एनआर होना चाहिए, एलिजिबल फंड शुड बी रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विथ विच इंडिया हैज डीटीडब्ल्यूए, इन्वेस्टमेंट इन द फंड बाय person resident in India should not exceed 5% of the corpus of fund. For calculation the aggregate investment in the fund, any contribution made by fund manager during the first 3 years of operation not exceeding 25 करोड़ shall be ignored. तो पहले 3 साल फंड मैनेजर जितना पैसा डाल रहा है और ये 25 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं जब ये 5% आप काउंट करते रहेंगे. फंड should be subject to investor protection regulation in the country of origin. Fund should have a minimum 25 members who are not a connected person. Any member plus connected person shall not invest in the fund exceeding 10%. The aggregate investment of 10 or less member along with their connected person shall be less than 50%. Investment by fund in any entity shall not exceed 20% of the corpus of fund. No investment shall be made by fund in associate entity and monthly average of the corpus shall not be less than 100 crore. अब क्या आप इतनी कंडीशन याद सकते हैं? प्रैक्टिकली स्पीकिंग द आंसर इज नो. आप कितने भी तेज स्टूडेंट हो यू विल नॉट इन्वेस्ट इन दिस कंडीशन नॉर द इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कि आप ये याद रखो. तो वो आपको बता देंगे इज द फंड एलिजिबल फंड और नॉट. यस, हालांकि आपको बुक में दिया है इसलिए आपको पढ़ना था. राइट. The corpus of the fund shall not be less than 100 crore at the end of the period of 12 months from the last day of the month of its incorporation. तो फंड का जो कॉर्पस होना चाहिए ये 100 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए. ये अगर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड है तो कुल मिलाकर के 9A में आपको क्या याद रखना है? अगर कोई एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड है जिसने इंडिया में एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है इट विल नॉट कंस्टिट्यूट अ बिजनेस कनेक्शन. काम खत्म. इतना याद रख लो, काम हो जाएगा. अब एक और सेक्शन आता है 115GH. अब ये सेक्शन कब एप्लीकेबल है? अगर कोई फॉरेन कंपनी पहली बार इंडिया में रेसिडेंट बन रही है तो ऐसे केस में उसका WDV क्या लिया जाएगा, उसका ब्लॉक ऑफ दी एसेट्स क्या लिया जाएगा, उसके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को इंडिया में कैसे सेट ऑफ किया जाएगा, ये सारा प्रोविजन 115GH कवर करता है. वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग अब पास्ट 10 ईयर के भी क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लो CA वाले, तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आपको पूछा नहीं गया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी गाइडलाइन है. WDV कैसे लेना है, एसेट्स कैसे लेना है, डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम करेंगे, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर को किस तरीके से लिया जाएगा, वैल्यू ऑफ एसेट्स बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. मेरे हिसाब से ये मोर ऑफ अ FR थिंग है. यस, ये मोर ऑफ FR थिंग है. ये आपको SPOM के अंदर में शायद इसका कुछ इंपॉर्टेंस मिल सकता है तो शायद मिल जाए, बट अदरवाइज DT के अंदर में तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं. यस और नो. हालांकि सिलेबस में आपको दिया और आपने पढ़ना चाहिए, इस पे कोई दो मत नहीं है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता ये सेक्शन वो है जो आप प्रिपेयर करना चाहिए. 115GH, foreign company said to be resident in India. If a foreign company NR in India earlier and has become resident in India for the first time due to the poem, then transition mechanism shall apply. तो इस प्रोविजन को ट्रांजिशन मैकेनिज्म भी कहा जाता है. ट्रांजिशन मैकेनिज्म तब अप्लाई होता है. Treatment of unabsorbed depreciation set off of losses shall apply in case where company became resident in India. If assessee has not satisfied the condition, then benefit provided due to the transition provision shall be withdrawn and AO shall recompute the income as per the normal provisions. Opening WDV कैसे determine किया जाएगा? If foreign company is assessed to tax in the foreign jurisdiction, मेन जो बातें हैं वो बता देता हूँ. हालांकि ये रूल बहुत बड़ा है, जो मेन बातें हैं वो मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है. If the foreign company is assessed to tax in foreign jurisdiction where depreciation has taken, take the WDV of depreciable asset as per the tax record in foreign country. अगर उनने फॉरेन में भी टैक्स डेप्रिसिएशन लिया है तो वहां का जो WDV है वो इंडिया में WDV लिया जाएगा. अगर उनने डेप्रिसिएशन नहीं लिया, WDV shall be calculated assuming that asset was installed, utilized and depreciation was actually allowed. अगर मान लीजिए उन्होंने डेप्रिसिएशन नहीं लिया तो हम नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करके WDV इंडिया में कंसिडर करेंगे. If foreign company is not assessed to tax in foreign jurisdiction, मान लीजिए वो जिस फॉरेन jurisdiction में है वहां पे वो कभी टैक्स को असेस हुई ही नहीं है, तो WDV ऑफ द डेप्रिसिएबल एसेट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स था फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू दिख रहा है हम वो ले लेंगे. व्हाट अबाउट ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन? फॉरेन कंपनी अगर फॉरेन जुरिस्डिक्शन में टैक्स के अंदर में आती थी तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड जो वहां के होंगे वो इंडिया में कंसिडर किया जाएगा. अगर वो फॉरेन कंपनी इज नॉट assessed to tax in foreign jurisdiction, तो जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर वो हम इंडिया में क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे.
The rate of exchange for conversion into rupees of value expressed in foreign currency wherever applicable shall be in accordance with the provision of rule 115 of income tax rule. तो रेट ऑफ एक्सचेंज भी क्या कंसिडर किया जाएगा, रूल 115 में जो आपको इनकम टैक्स रूल्स के तहत जो दिया गया है, रूल 115 वाला फॉरेन एक्सचेंज रेट को आप क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो ये हुआ भाई साहब आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का पूरा टॉपिक, जो आपके एनआर टैक्सेशन के अंदर में भी कवर किया गया है। हमने ईच एंड एवरी पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर किया है। यस, आप भी शायद इससे हैप्पी होंगे कि कैसे 1 से 1.5 घंटे के अंदर में हम लोगों ने पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट कर लिया है। अब आपकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए दोस्त, अब आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए क्लास के अंदर में हम लोगों ने जितने प्रॉब्लम लिए हैं वो आपको एक बार जाकर के एक्चुअली सॉल्व करना है। देखो, प्रॉब्लम को ऑडिट मत किया करो, तुम फाइनल वाले बच्चे हो, तुम्हारा मैक्सिमम गड़बड़ अंडरस्टैंडिंग में नहीं होता है, क्योंकि लगभग ये टॉपिक तुमने पहले भी पढ़े हुए होते हैं। तो मैक्सिमम गड़बड़ तुम्हारा ये नहीं होता है कि तुमको प्रोविजन नहीं समझ में आएगा, तुमको प्रोविजन बिल्कुल समझ में आएगा। तुम्हारा गड़बड़ ये होता है कि तुम सॉल्व नहीं करते हो। और मैं हमेशा फोकस करता हूं भाई, सॉल्व कर, ऑडिट मत कर। ऑडिट में ऑडिट कर देना, वो तो तू वैसे ही नहीं करता। यहाँ पे तू क्या कर देता है, उन प्रॉब्लम्स एंड आंसर्स के ऑडिट कर देता है। ऑडिट करना होगा तुझे बंद, और करना होगा तुझे चालू इन प्रोविजंस को सॉल्व करना। तू जा सॉल्व कर, मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है बिंदास सॉल्व कर ले, अपनी बुक में जो दिए वो सॉल्व कर दे, क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन हमने दिए हैं वो सॉल्व कर दे, तेरा काम खत्म हो गया। रिवीजन आकर के डीटी चार्ट रिवीजन से करना, सॉल्विंग जाकर के एक्चुअली करना, फिर देखते हैं एग्जाम्पशन किस तरीके से नहीं आएगा। मंत्र हमारा वही रहेगा, पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर में। वैल्यू ऐड किया होगा वीडियो ने तो जरूर लाइक करके जाइएगा, और नीचे एक आपका लवली कमेंट भी देके जाइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।